हेलो एवरीवन। आज की हमारी जो वीडियो है वो इकोनॉमिक्स के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पेपर इकोनोमेट्रिक्स पे बेस्ड है। अक्सर बच्चे जो जिनको पहली बार इकोनोमेट्रिक्स पढ़ना होता है उनके लिए इकोनोमेट्रिक्स समझना एक अपने आप में सिर दर्द है। इकोनोमेट्रिक्स को समझने के लिए एक बेसिक नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है कि एक्चुअली ये सब्जेक्ट है क्या। जिन बच्चों का इकोनॉमिक्स बहुत स्ट्रांग होता है उनको भी एक्चुअली समझ में नहीं आता कि इकोनॉमिस्ट जो इकोनोमेट्रिक्स है वो है किस चीज़ के बारे में। तो आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि व्हाट इज़ इकोनोमेट्रिक्स एंड व्हाट इज़ इट ऑल अबाउट। इकोनोमेट्रिक्स है क्या और इसमें हमने पढ़ना क्या क्या है, ताकि जिन बच्चों ने पहली बार इकोनोमेट्रिक्स का पेपर देना है उन लोगों को ये बात पता हो कि उन्होंने उनको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और एक्चुअली वो जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वो है क्या। तो सबसे पहले इकोनोमेट्रिक्स इकोनोमेट्रिक्स की अगर बात करें तो इकोनोमेट्रिक्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स। ये तीन सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है जिसमें आपका इकोनॉमिक्स होता है, मैथ्स होता है और स्टैटिस्टिक्स होता है। जब आप इकोनॉमिक थ्योरी पढ़ते हैं, जैसे आपने इकोनॉमिक थ्योरी पढ़ी, डिमांड की थ्योरी पढ़ी, सप्लाई की थ्योरी पढ़ी, कॉस्ट की थ्योरी पढ़ी, प्रोडक्शन की थ्योरी पढ़ी, तो जब आप ये थ्योरीज पढ़ते हैं तो इन थ्योरी को आपने जनरल वे में तो पढ़ लिया, आपको ये बताया गया डिमांड इज द फंक्शन ऑफ प्राइस, आपको समझ में आ गया। बट इस चीज की, इस थ्योरी की वैलिडिटी कितनी है, इस थ्योरी को आप प्रैक्टिकली कैसे प्रूव करेंगे कि एक्चुअली डिमांड इज द फंक्शन ऑफ प्राइस। उस चीज को प्रूव करने का जो तरीका है वो इकोनोमेट्रिक्स हमें देता है। इकोनोमेट्रिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको थ्योरेटिकल नॉलेज को प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करने में हेल्प करता है, जो ये बताता है कि अभी तक जितनी भी आपने इकोनॉमिक थ्योरीज पढ़ी हैं उन सारी थ्योरीज को आप प्रैक्टिकली अप्लाई कैसे करेंगे। दैट इज ऑल अबाउट इकोनोमेट्रिक्स। तो अगर अब मैं आपसे इकोनोमेट्रिक्स की बात करूं तो इकोनोमेट्रिक्स के बारे में अगर हम बात करें तो इट इज द साइंस एज वेल एज एन आर्ट ऑफ अप्लाइंग मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल टूल टू एनालाइज इकोनॉमिक डेटा। जो हमारा ये एक ऐसी साइंस है, साइंस हम किसी भी चीज़ को क्यों कहते हैं, क्योंकि जब उसमें कोई सिस्टमैटिक स्टडी होती है, उसमें कोई चीज़ प्रूफ होती है, हर चीज़ एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड होती है, तो हम उस चीज़ को साइंस का दर्जा देते हैं। और किसी भी चीज़ को हम आर्ट कब बोलते हैं, जब उसमें कोई चीज़ करने की कला है, आर्ट है वो एक। तो ये इकोनोमेट्रिक सब्जेक्ट एक साइंस है और इसको हम आर्ट भी बोल सकते हैं। किस चीज़ की आर्ट है ये? मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल टूल को एनालाइज करने के लिए, इकोनॉमिक डेटा को मैथमेटिकली एंड स्टैटिस्टिकली एनालाइज करने के लिए। मतलब आपके पास इकोनॉमिक्स का डेटा है, आपके पास इकोनॉमिक की थ्योरी है और आप उस थ्योरी को, उस डेटा को किस तरीके से प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं मैथमेटिकली एंड स्टैटिस्टिकली, दैट इज नोन एज इकोनोमेट्रिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में, मैक्रो इकोनॉमिक्स में आप थ्योरेटिकल नॉलेज ले लेते हैं, आप उसमें फंक्शंस पढ़ लेते हैं। अब उन फंक्शन को किस तरीके से आप मैथमेटिकली प्रूव करेंगे, कैसे आप उसको प्रैक्टिकली टेस्ट करेंगे ताकि उसकी वैलिडिटी चेक कर सकें कि ये किस हद तक सही है। एक्चुअली जो बनाया गया है वो एक मॉडल बना के देंगे और वो ये बताएंगे ये मॉडल किस हद तक सही है और कितना वो उसको प्रूव करता है, वो आपका इकोनोमेट्रिक्स है। ठीक है। तो किसी भी चीज को एम्पेरिकल टच देना, एम्पेरिकल मतलब उसको किसी भी चीज को प्रैक्टिकल टच देना, इज नोन एज इकोनोमेट्रिक्स। एक एग्जांपल देती हूँ। हमने आज तक इकोनॉमिक्स में बहुत बार पढ़ा है कि डिमांड फंक्शन क्या है। डिमांड फंक्शन क्या कहता है? डिमांड इज द फंक्शन ऑफ प्राइस, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, इनकम, टेस्ट एंड मिसलेनियस। हम ये पढ़ते आ रहे हैं बहुत टाइम से। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई कर दूं तो मैं इसको बोलूंगी डिमांड इज द फंक्शन ऑफ प्राइस, क्योंकि पहला तो यही है कि डिमांड इज द फंक्शन ऑफ प्राइस। इसमें दो चीजें हैं, डिमांड है और प्राइस है। इनको हम कहते हैं वेरिएबल्स। मैं जिन बच्चों को बिल्कुल भी बेसिक नॉलेज नहीं है मैं उनके बारे में उनको भी बता दूं कि ये दो चीजें हैं वेरिएबल्स। डिमांड इज ऑल्सो ए वेरिएबल एंड प्राइस इज ऑल्सो ए वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब होता है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो डिमांड एक वेरिएबल है, प्राइस भी एक वेरिएबल है। तो डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस। यहां पर दो तरह के वेरिएबल्स हैं, एक डिपेंडेंट वेरिएबल है और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। डिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जो दूसरे पर निर्भर होता है। जैसे डिमांड किस चीज पर निर्भर है? डिमांड प्राइस पर निर्भर है, तो डिमांड क्या हो गया? डिमांड इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल। एंड व्हाट अबाउट प्राइस? प्राइस इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। प्राइस एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, मतलब क्या कि प्राइस के ऊपर डिमांड डिपेंडेंट है। तो इंडिपेंडेंट कौन हो गया? जो किसी पे निर्भर नहीं है, वो प्राइस है। और डिपेंडेंट कौन हो गया? डिमांड। तो डिमांड
डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस, हियर डिमांड इज ए डिपेंडेंट वेरिएबल एंड प्राइस इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इतनी बेसिक नॉलेज आपको होनी बहुत ज़रूरी है अगर आपने इकोनॉमेट्रिक्स पढ़नी है। तो मैं आपको आगे की आने वाली वीडियोस के अंदर इन चीज़ों को बहुत डिटेल में बताऊंगी, बट आज की इस वीडियो में आप एटलीस्ट ये समझ लीजिए कि आपको पढ़ना क्या क्या है। तो डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस, ये हम डिमांड फंक्शन पढ़ते आ रहे हैं। बट डिमांड प्राइस के ऊपर डिपेंड करता है, बट वो प्राइस कितना चेंज हो रहा है जिससे डिमांड चेंज हो रही है, डिमांड में कितना चेंज आ रहा है। तो यहाँ पर टू वेरिएबल मॉडल है ये। अब अगर प्राइस के साथ मैं प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, इनकम, टेस्ट, मिसलेनियस वो सब भी डाल दूं तो वो बन जाता है मल्टीपल वेरिएबल मॉडल। ठीक है, तो वो भी आपके सिलेबस में होता है। तो ऐसे ही एक और एग्जांपल है कि कंजम्पशन इज अ फंक्शन ऑफ इनकम। ये हमने कीन्स की थ्योरी पढ़ी है कि कंजम्पशन इज अ फंक्शन ऑफ इनकम। यहाँ पर अगेन कंजम्पशन जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है और इनकम एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि इनकम चेंज होती है तो कंजम्पशन चेंज होती है। अब इनकम में कितने चेंजेस आते हैं जो कंजम्पशन चेंज हो रही है, तो उस चीज़ की स्टडी और वैलिडिटी को चेक करने के लिए हम इकोनोमेट्रिक मॉडलिंग करते हैं। ठीक है, मतलब हम इकोनोमेट्रिक्स के टूल को यूज़ करते हैं, हम मैथमेटिकल टूल को यूज़ करते हैं, हम स्टैटिस्टिकल टूल को यूज़ करते हैं और उससे ये प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली इनकम के चेंज होने से कंजम्पशन चेंज होता है। क्योंकि थियोरेटिकली पढ़ने से खाली नहीं होता है, हमारे पास इसका प्रैक्टिकली प्रूफ भी होना चाहिए। तो उसमें जो है इन इक्वेशंस को हम प्रूव करते हैं। अब ये जो पूरी मॉडलिंग है, इस मॉडलिंग का एक प्रोसीजर है। ठीक है, मैंने ऊपर बताया आपको कि साइंस है, ये साइंस में क्या होता है, प्रोसीजर फॉलो करना होता है। अब इसका प्रोसीजर क्या है, सबसे पहले आप किसी भी चीज़ को अगर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करना चाहते हैं तो आप सबसे पहले उसका, या किसी भी चीज़ को रिसर्च करते हैं तो सबसे पहले आप हाइपोथेसिस बनाते हैं। अब कई बच्चों को ये भी नहीं पता होगा हाइपोथेसिस होता क्या है। हाइपोथेसिस का मतलब होता है एक तरह का एज्यूम कर लेना किसी चीज़ को। जैसे मैं ये एज्यूम करती हूँ कि लेट सपोज डिमांड इज डिपेंडेंट ऑन प्राइस, दिस इज एन हाइपोथेसिस। मैंने अभी ये सोच के चल रही हूँ कि डिमांड प्राइस से अफेक्टेड होता है, अभी प्रूफ नहीं हुआ है, प्रूफ मुझे करना है। तो डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस, मेरा ये हाइपोथेसिस है कि डिमांड इज डिपेंडेंट ऑन प्राइस। तो ये मेरा एक हाइपोथेसिस हो गया। ठीक है, तो इस हाइपोथेसिस को बनाना पहला स्टेप। उसके बाद डेटा कलेक्ट करना, फिर मैं डिमांड का और प्राइस का डेटा कलेक्ट करूंगी। जैसे डिमांड पहले 10 रुपये प्राइस था तो डिमांड 12 थी, प्राइस अगर 20 रुपये हो गया तो डिमांड गिर के 5 हो गई। तो ये मेरा डेटा है, तो डिमांड और प्राइस का मैंने डेटा कलेक्ट किया। अब डेटा कलेक्ट करके मैंने मॉडल बनाया। मॉडल बनता है इसमें, जैसे मॉडल, एक तो ये बहुत सिंपल सा मॉडल है, डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस। इसी तरीके से हम इकोनोमेट्रिक्स में अल्फा बीटा लेके इसका मॉडल फॉर्म करते हैं। मॉडल फॉर्म करने के बाद हम उसका एस्टिमेट करते हैं रिलेशनशिप कि कितना डिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर, डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे कितना निर्भर कर रहा है और कितना हमारा जो एजम्पशन है उससे हमारा रियल जो डेटा है, जो आया रिजल्ट, उसमें कितना वेरिएशन है। उसके बाद हम कंक्लूजन निकाल के देते हैं और कंक्लूजन निकाल के हम ये बताते हैं कि हमारा जो हाइपोथेसिस है वो एक्सेप्टेबल है या रिजेक्टेबल है, उसको हम एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें। अगर तो हमने जो एज्यूम किया था वो हमारे डेटा से मिलता है तो हम एक्सेप्ट करेंगे, अगर जो हमने एज्यूम किया था वो हमारे डेटा से नहीं मिलता है तो हम उसको हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे। कि अगर हमारा सपोज डिमांड का और प्राइस का कोई लेना देना नहीं आया तो इसका मतलब हमारा हाइपोथेसिस गलत है। ठीक है, उसके बाद जब सैंपल कलेक्ट करते हैं तो सैंपल कलेक्ट करके हम मॉडल वगैरह लगाते हैं और उसके बाद रिजेक्शन एक्सेप्शन करने के बाद हम रिजल्ट्स को जनरलाइज कर देते हैं, क्योंकि हर चीज़ में पूरा पॉपुलेशन का कलेक्शन करना पॉसिबल नहीं होता। तो आप क्या करते हैं, एक छोटे एरिया का सैंपल लेते हैं, उस सैंपल से आप सारी रिसर्च करते हैं, उसमें सारी स्टडी करते हैं, सारा आप इसके अंदर एस्टिमेशन करते हैं, रिजल्ट्स निकालते हैं और उसके बाद आप उसको रिजल्ट्स को जनरलाइज कर देते हैं। जनरलाइज करने का मतलब है, सपोज मैंने चावल की एक बोरी ली, चावल की बोरी को अब आप चेक कैसे करेंगे, आप उसमें बीच में से चावल निकालेंगे, हाथ में देखेंगे, अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप ये कह देंगे बोरी अच्छी है। आपने एक एक चावल तो खा के नहीं देखा ना, आपने एक सैंपल उठाया, सैंपल चेक किया और उस बोरी का पूरा रिजल्ट आपने जनरलाइज कर दिया, पूरी बोरी का रिजल्ट दे दिया कि हाँ ये बोरी अच्छी है। ऐसा भी तो हो सकता है सबसे नीचे खराब हो चावल, बट हमने अपने सैंपल के बेस पे पूरे रिजल्ट को जनरलाइज कर दिया। तो कहने का मतलब यही है कि हम यहाँ पर भी ऐसा ही करते हैं। अगर मुझे पूरे इंडिया का कोई रिजल्ट निकालना है तो मैं कुछ स्टेट्स के सैंपल उठा के उसका रिजल्ट निकाल के इंडिया पे जनरलाइज कर दूंगी। अब उसमें गलतियाँ होने के चांस है, तो उन गलतियों को भी सुधारने के लिए इसके अंदर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस रखे गए हैं, जो हमारी आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगी। क्योंकि ये बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं, तो आपको हर चीज़ समझाई जाएगी, बट सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आप एक्चुअली पढ़ क्या रहे हैं।
उसके बाद इसके अंदर ये भी आपको पता होना चाहिए कि इकोनोमेट्रिक मॉडलिंग खाली इकोनॉमिक्स में ही नहीं होता, ये अकाउंटिंग में, मैथमेटिक्स में, फिनेंस में, सब में यूज़ होता है। इसके अंदर आगे 7 से 8 टॉपिक और हैं जो आपको पढ़ने हैं, और पूरी की पूरी इकोनोमेट्रिक्स जो है वो रिग्रेशन पे बेस्ड है। आपने रिग्रेशन का नाम कई बार सुना होगा, कोरिलेशन रिग्रेशन। रिग्रेशन इज द हार्ट ऑफ इकोनोमेट्रिक्स। अगर आपको रिग्रेशन आता है तो ही आप इकोनोमेट्रिक्स सीख सकते हैं, वरना आप इकोनोमेट्रिक्स नहीं सीख सकते। क्योंकि रिग्रेशन मॉडल्स बनाने, रिग्रेशन कोफिशिएंट्स निकालने, यही सब आपको सबसे पहले आने चाहिए, तभी आप उसकी मॉडलिंग को कर सकते हैं। तो रिग्रेशन इज द बेस ऑफ इकोनोमेट्रिक्स, एंड उसका हम पढ़ेंगे कि कोर रिलेशन के साथ क्या डिफरेंस है। उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इसके अंदर टॉपिक आता है CLRM मॉडल। CLRM इज क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल, जिसके एजम्पशंस करने हैं हमें, जो कि एजम्पशंस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो एजम्पशंस ही आपके आगे के इसके चैप्टर्स हैं, जैसे मल्टी कोलिनियरिटी है, ऑटो कोरिलेशन है, हेट्रोस्कैडासिटी है, तो ये ली स्क्वायर्स हैं। तो आगे के जो चैप्टर्स हैं वो इन्हीं चीज़ों पे बेस्ड है, तो ये चैप्टर्स हमने आगे करने हैं। तो बेसिकली इकोनोमेट्रिक्स जो है उसमें क्या है, सैंपल की मदद से आप एक हाइपोथेसिस बनाते हैं, क्योंकि पॉपुलेशन का डेटा जो है वो उसके ऊपर जनरलाइज करना रिजल्ट मुश्किल होता है, तो हम सैंपल कलेक्ट करते हैं, उस पर रिग्रेशन यूज़ करते हैं, और रिग्रेशन यूज़ करके हम सैंपल के बेस पे अपने रिजल्ट्स को जनरलाइज कर देते हैं। दिस इज ऑल व्हाट वी डू इन इकोनोमेट्रिक्स। अब ये सुनने में जितना आसान है ना, उतना ये आसान करने में नहीं है। ठीक है, इसको करने में के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, आपको डेटा के साथ प्ले करना पड़ता है। मतलब आप डेटा के साथ ना खेलते हो इसके अंदर। तो जिन लोगों को मैथमेटिकल चीज़ें करना और डेटा के साथ खेलना, स्टैटिस्टिक्स करना इंटरेस्टिंग लगता है, उनके लिए ये सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग है। बट जिन बच्चों को मैथ्स में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, उन लोगों के लिए मेरा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सजेशन है कि सबसे पहले आप अपना पेपर का डेट को प्लान कीजिए, कि अगर आपके महीने 2 महीने के बाद ही एग्ज़ाम्स हैं, तो आप लोग थोड़ा सा ट्रिक से पढ़िए इसको, आप वही टॉपिक्स रेडी कीजिए जिससे आप पास हो सकते हैं। क्योंकि अभी ये पहली बार ये जो सब्जेक्ट है वो हमारे कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्सेज में भी लगा है, तो उन बच्चों के लिए बहुत मुश्किल है कि विदाउट रेगुलर क्लासेस इसको पढ़ना। तो उनको मेरा खासकर सजेशन है कि इसकी एक बहुत बेसिक बुक आती है, दामोदर एंड गुजराती, जो इकोनोमेट्रिक्स के लिए सबसे बेसिक बुक मानी जाती है। तो आप दामोदर एंड गुजराती ले सकते हैं, और दामोदर गुजराती को थोड़ा बहुत पढ़ना शुरू कर सकते हैं। अदरवाइज मैं आपको हर वीडियो के अंदर एक टॉपिक को समझाऊंगी, ताकि आप लोगों के लिए ईजी हो जाए ये सब्जेक्ट। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू मेक इट ईजी फॉर यू। तो उम्मीद करती हूँ आज आपको इकोनोमेट्रिक्स समझ आया होगा कि बेसिक इकोनोमेट्रिक्स होता क्या है। आगे आने वाली वीडियोज़ में हम CLRM के एजम्पशंस को डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।